हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने इंग्लिश में नाउन पढ़ रखा था और नाउन में कुछ चीजें, दो तीन चीजें ही छूटी हैं, बाकी सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउन का जो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके नीचे देख सकते हैं, है ना। नाउन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको वो सारा वीडियो। और उसी का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो मैं यही करा देता हूँ। और उसके बाद फिर आज हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। प्रोनाउन में सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखो यहाँ कुछ लिखे हुए ग्रुप्स है ना। जो कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा उसको अलग से एक नाम दिया है, उसको नाम दिया हुआ है क्लास। सोल्जर्स का अगर ग्रुप होगा तो उसको हम कहते हैं आर्मी, है ना। इसी तरीके से क्या है, सब ग्रुप्स के अपने अपने नाम हैं। उसी तरीके से आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, लिखना है इन सबको। और ये सारे क्या है, ग्रुप हैं, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सोल्जर्स का आर्मी होता है, सिंगर्स का कोयर होता है, सेलर्स का क्रू होता है, फ्लावर्स का बंच होता है, थीव्स की गैंग होती है, डांसर का ग्रुप होता है, प्लेयर्स की टीम होती है, डांसर या आर्टिस्ट का ट्रूप होता है ना। थीव्स होता है, उसको पैक कहा जाता है उनके ग्रुप को। एम्प्लॉयज का स्टाफ होता है, सोल्जर्स की रेजिमेंट होती है ना। सोल्जर्स की आर्मी भी हो सकती है, रेजिमेंट भी हो सकती है। नेटिव की ट्राइब्स होती है ना, ट्राइब। लिसनर की ऑडियंस हो सकती है। एक्सपर्ट का ग्रुप को पैनल कहा जाता है। लिबरल्स जो होते हैं उनकी गैंग होती है। टूरिस्ट का फ्लोक होता है। डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है। फिश का क्या होता है, कैच होता है। आर्ट्स के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। बर्थ के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लाइट कहा जाता है। शीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लोक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिश जो है उसके ग्रुप को गोल भी कहा जाता है, GAUL। और यहाँ CAUH, कैच, CATCH, कैच भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही कैटल हो, डियर हो, एलिफेंट हो, गोट्स हो, इन सबके ग्रुप को हर्ड कहते हैं। बीज के ग्रुप को हाइव कहा जाता है। बिहाइव आपने सुना होगा, छत्ता। कब्स जो होता है उसके ग्रुप को लीटर कहा जाता है। स्पैरो जो है होस्ट होता है। हॉर्सेस के ग्रुप को टीम कहते हैं। लायंस के ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है। एनिमल्स के ग्रुप को जू कहा जाता है। वुल्फ भेड़िया जो होता है उसके ग्रुप को पैक। किटन या पपीज के ग्रुप को लीटर कहा जाता है। आठ बीज, रेड्स, उन सबके ग्रुप को हम कहते हैं बीज। बीज के लिए अकेला एक हाइव भी होता है, छत्ते के रूप में अगर होंगी तो। और दूसरा हम स्वॉर्म भी यूज करते हैं। डॉग्स के लिए केनल यूज किया जाता है। हाउंड्स के लिए पैक। हाउंड्स होता है शिकारी का कुत्ता, है ना। जो शिकारी जंगल में जाता है शिकार करने, तो उसके साथ मान लो कुत्ता अगर है तो उसको कहते हैं हाउंड्स, ठीक है। उनके ग्रुप को कहा जाता है पैक। आइलैंड्स के ग्रुप को कहते हैं ग्रुप। स्टार्स के ग्रुप को कहा जाता है गैलेक्सी। ट्रीज के ग्रुप को वेड कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। वुड जो होता है उनके ग्रुप को, वुड्स जो लकड़ियां होती हैं उसके इसमें हम यूज करते हैं स्टैक। शिप्स जो होता है उनके ग्रुप को फ्लीट कहा जाता है। पल्स के ग्रुप को स्ट्रीम कहा जाता है। फोटोग्राफ्स का ग्रुप हो, स्टैम्प्स हो, ऑटोग्राफ हो, इन सबको एल्बम कहा जाता है। बुशीज हैज कहा जाता है झाड़ियों को। बुक्स जो होंगे उनके ग्रुप को एक तरीके से लाइब्रेरी। फ्रूट्स जो है बास्केट कहा जाता है। राइस के बाउल कहा जाता है। कार्ड्स को पैक कहा जाता है। शूज का पेयर होता है। फ्लावर्स का बके होता है। और कीज का बंच होता है। ड्रॉवर्स ड्रॉवर्स का क्या होता है, चेस्ट होता है। ये भी याद रखना, ठीक है। माउंटेन्स का क्या होता है, रेंज होती है। क्लाउड का डस्ट, डस्ट का जो है क्लाउड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, सारे नोट डाउन करने हैं। किसी का भी ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसे शब्दों का आप देख रहे होंगे कि अ ग्रुप ऑफ डस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन दे देगा कई सारे, है ना। तो उसमें क्लाउड एक रहेगा जो आपको बताना है, ठीक है। इसी तरीके से लिख लेना। और इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा कुछ इसमें चीजें है नहीं, बढ़ जाता है आगे। फिर देखो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, जैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, जैसे टॉय है उसके साथ एस ऐड करके हम क्या बना देते हैं, उस नाउन को प्लूरल बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके स्पेलिंग में चेंज करके हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बनाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ थीसिस लिखा हुआ है, थीसिस को क्या कर देंगे, THESIS वहां लिखा हुआ था, उसमें चेंज करके सिर्फ आई की जगह ई कर दिया और वो क्या बन गया, उसका प्लूरल बन गया, है ना। हाइपोथेसिस लिखा हुआ है, न्यूरोसिस लिखा हुआ है, न्यूरोसिस हो जाएगा। बेसिस लिखा हुआ है, ई चेंज हो जाएगा। क्राइसिस लिखा हुआ है, क्राइसिस हो जाएगा। एनालिसिस लिखा हुआ है, ई चेंज हो जाएगा। फिनोमिना लिखा हुआ, फिनोमिना हो जाएगा। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। डेटम का प्लूरल डेटा होता है। एजेंडम का एजेंडा होता है। मोमरेंडम का मोमरेंडा होता है। ओवम का ओवा होता है। डिक्टम का डिक्टा होता है। स्ट्रेटम का स्टेटा होता है। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है। फिर ये कुछ ऐसे हैं जिनमें एस लगा के हम बनाते हैं। असाइलम जिसको कहा जाता है ना, शरणार्थी जो होते हैं वो शरण जब लेते हैं असाइलम लेते हैं, असाइलम्स कहा जाता है। फोरम का फोरम्स होता है। प्रीमियम का प्रीमियम्स होता है। म्यूजियम का म्यूजियम्स। पेंडुलम पेंडुलम्स होता है। स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रा भी होता है और स्पेक्ट्रम्स भी होता है। ऐसे स्टेडियम का स्टेडियम्स भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। अब आपको क्या करना है, जो है मैं एक ग्रुप इसमें टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम का, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। और ग्रुप को ज्वाइन करके मैं वहाँ आपको एक पीडीएफ दूंगा, और वो पीडीएफ बेसिकली पहले जो होगा उसके अंदर जितना भी नाउन मैंने पढ़ा है उन सारे रूल्स को याद करने के लिए, एक तरीके से उन सारी चीजों को रिफाइन करने के लिए उसी पे बेस्ड कुछ एरर होंगे जो मैं आज पीडीएफ उसमें डाल दूंगा। 2 या 3 दिन बाद एक ऐसा पीडीएफ में डालूंगा जिसके अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे अभी के पेपर वाले, है ना, जिसके अंदर अभी से जुड़ी हुई नाम से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारा पीडीएफ मैं वहां अपडेट कर दूंगा। तो आप वहां से सारे जितना भी पढ़ा नोट्स आपने बनाए होंगे सारे अपने नोट्स को रिवाइज करके फिर वहां से आपको एरर वगैरह लगाने हैं। और सारी चीजें इसी तरीके से हम करते रहेंगे। जो भी आपका डाउट होगा वहीं आप, है ना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उसी को वहीं डिस्कस कर लेंगे हम साथ के साथ। इसी तरीके से फिर जैसे ही मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगा, फिर आपको नंबर सिस्टम के मैं क्वेश्चन वहीं दे दूंगा मैथ्स में, तो वहां आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट भी वहीं आपको डिस्कस करना है अपना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई नो यूट्यूब में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की। तो ये सारा नाउन मैंने जो जो चीजें आती हैं एग्जाम में लगभग लगभग सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। एक दो चीजें जो छोड़ी होंगी तो वो इसलिए छोड़ी होंगी, या तो वो कहीं मैं दूसरे टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, या फिर वो एरर में डिस्कस करने के लिए ही कुछ चीजें, एक दो छोटी छोटी चीजें मैंने छोड़ी होंगी। बाकी सारी चीजें क्या है, लगभग लगभग मैंने कंप्लीट करा दी है नाउन से रिलेटेड, तो आपको भी सारा एक बार देख लेना है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन में आप देख रहे होगे नाउन दिख रहा है आपको, दिख रहा है बिल्कुल। तो प्रो का मतलब यहाँ रिप्लेस करने से है ना, कि जब क्या हो, कोई ऐसा शब्द आ जाए जो क्या कर दे, इस नाउन को रिप्लेस कर दे। रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि उसकी जगह पे कोई और शब्द लिखा जाए। क्योंकि जब मैंने नाउन की बात करी थी तो मैंने कहा था कि नाउन में हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम को ही नाउन कहा था हमने। तो जहां नाउन की बात है, हाँ, आपने किसी पर्सन के नाम को पढ़ा था, और यहाँ मैंने कहा, अब देखो इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इसको हिंदी में वैसे सर्वनाम कहा जाता है ना, सब नामों की जगह आने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऐसा हुआ, अब मान लो जैसे मैं कह दूं कि आपको एक माई फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखना, ठीक है, और लिखा भी होगा आपने। तो जब आप माई फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो वहां ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऐसे बोलो। तो शुरुआत में मान लो ये टॉपिक जब हमने नहीं बनाया था तो शुरुआत में हमारे पास सिर्फ नाउन था, एक तरीके से ऐसे समझिए। तो आप इस तरीके से कह रहे होगे कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम, है ना, स्टडीज इन 6th क्लास, ऐसा कहा होगा। राम इज 6 फीट टॉल या 5 फीट टॉल, इस तरीके से आपने कहा होगा। तो वो क्या है, वो सारी बातें बार बार आप क्या कह रहे हो, राम बेस्ट फ्रेंड भी है, राम की हाइट ये है, राम का ये है, राम अच्छा है, राम बुरा है, ये सारी बातें आपने बार 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 राम का नाम रिपीट करते हुए ली। पर राम तो एक अच्छा नाम है, आप रिपीट करोगे तो जो है चीजें आपको अच्छी लगेंगी, कोई बड़ी बात है नहीं, वहां अच्छा लगेगा बार बार बोलने में। पर हो सकता है कि आपके दोस्त का नाम क्या हो, एक बड़ा सा नाम हो जाए, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले एक इतिहास में आप पर्सन हुए हमारे बहुत फेमस पर्सन। अगर मान लो आपके फ्रेंड वो होते और मान लो आपका ऐसे जो है 150 वर्ड्स का ही होता, तो आप ऐसे कह रहे होते गोपाल कृष्ण गोखले इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर हम कहते कि गोपाल कृष्ण गोखले इज स्टडीज इन 6th क्लास। फिर हम कह रहे होते गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले जो है हमारे क्या है, उनकी और विशेषताएं आप बता रहे होते सारे। तो इस तरीके से बार 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 आप गोपाल कृष्ण गोखले ही लिखना पड़ रहा है। तो ऐसे में फिर इंग्लिश ये कहती है कि भाई जब आप ये नाम का रिपीटिशन करते हैं तो ऐसा रिपीटिशन भद्दा दिखाई देता है, जो है बार बार नहीं बोलना है। तो पहली बार जब किसी चीज को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप नाउन लेंगे, जैसे ही ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा कंप्लीट, फिर आपको ये नाउन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, इसकी जगह पे एक दूसरा शब्द यूज करना है जिसको हमने कहा प्रोनाउन। इसने कहा कि प्रोनाउन लेना ही इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, अवॉइड करता है रिपीटिशन किसका, नाउन का, है ना, कि नाउन दोबारा से रिपीट ना करना पड़े, बार बार ना बोलना पड़े। उसके लिए हम एक टॉपिक लाए जिसका नाम है प्रोनाउन, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसने कहा कि प्रोनाउन डज नॉट कम विद नाउन, ना तो ये नाउन के साथ आता है, वर्ड्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए नाउन, है ना, और ऐसे शब्द जो नाउन से हटाए जा सकते हैं उनकी जगह पे भी
हम इसको यूज नहीं करते हैं। कैसे समझो कहानी, मैं ऐसा समझाता हूँ कि अगर मान लो हम एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं, एक सेंटेंस हमारे पास है, और उस सेंटेंस में अगर आपने नाउन यूज कर दिया है तो फिर इस नाउन के लिए दोबारा से हम प्रोनाउन यूज नहीं करते। कहने का भाव ये कि उसी के लिए प्रोनाउन यूज नहीं करते, एक बार जब बात होगी तो उससे अगली बात के लिए हम यूज करते हैं, है ना। प्रोनाउन यूज करना के मतलब अगर आपने कह दिया तो ना दोबारा से उसी के लिए नाउन यूज किया जाता है। समझो कैसे, समझाता हूँ। देखो यहाँ, यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप, सी वाज लव्ड बाय ऑल। अब यहाँ दो चीजें हैं। फिलैंथ्रोप क्या होता है, ये जो शब्द आया फिलैंथ्रोप वो आया है फाइल से, PHILE। फाइल का मतलब होता है टू लव, प्यार करना, है ना। और फिलैंथ्रोप वो होता है एक तरीके का आप कहिए उपकारी आदमी, है ना, उपकार करने वाला या फिर दान देने वाले आदमी को कहा जाता है फिलैंथ्रोप। क्योंकि रतन टाटा जी का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोप हैं। तो कह रहे हैं कि सी वॉज लव्ड बाई ऑल। अब यहाँ मदर टेरेसा के बारे में आपने नाउन यूज कर दिया, और उन्हीं के लिए पीछे अगर आप देखोगे तो सी भी आ गया, और ये कहता है कि प्रोनाउन डज नॉट कम विद नाउन, कि नाउन के साथ नहीं आते। तो यहाँ आपने नाउन भी लिख दिया और फिर प्रोनाउन भी लिख रहे हो एक ही शब्द के लिए। तो ध्यान रखना दो चीजें, तो फिर किसको हटाएं। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें नाउन ही यूज करना पड़ता है, प्रोनाउन नहीं। तो मैं ऐसे में फिर किसको हटाया जाएगा, उसको ऐसे में हम हटाते हैं, प्रोनाउन की ही बलि दी जाती है, प्रोनाउन को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसको हटाएं, उसको हटा देंगे, शी को। और किस तरीके से इस सेंटेंस को बोलेंगे, हम बोलेंगे मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप, कि मदर टेरेसा क्या है, फिलैंथ्रोप है। वॉज लव्ड बाई ऑल, इस तरीके से इस सेंटेंस को बोला जाएगा, शी हट जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोबारा से इसने कहा प्रोनाउन डज नॉट कम विद नाउन, की प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आते, बल्कि दैट वर्ड्स कम कैन बी रिप्लेस्ड बाय नाउन। तो वो शब्द जो नाउन से रिप्लेस किए जाते हैं उनकी जगह पे नहीं आते, ये ऐसे हैं नाउन की जगह पे आने वाले। और नाउन की जगह पे हम कब लिखते हैं, जब क्या ना करना पड़े, रिपीटिशन अवॉइड करना पड़े, दोबारा से नाउन ना लिखना पड़े, ऐसे केस में हम यूज करते हैं। जैसे दोज हु वर्क हार्ड, वो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो अब देखो प्रोनाउन की, वो जो मेहनत करेंगे दे विल सक्सीड। तो दोज भी उन्हीं के लिए है जो मेहनत करते हैं, वही क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो ये दोनों बातें क्या है, एक सेम पर्सन के लिए, तो इसके साथ फिर दे भी यूज नहीं होगा, तो सेम चीजों के लिए। तो प्रोनाउन प्रोनाउन की लिए भी नहीं आ सकता फिर, है ना। एक बार यूज कर दिया तो फिर वही चलेगा। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, कि वो जो सबसे ज्यादा सफर करा है जिसने, लेट हिम स्पीक। तो हम कहेंगे उसको बोलने दो, लेट हिम स्पीक, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है हमारा। बात करेंगे आज ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो फिर ये भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने द वन उन्हीं के लिए यूज किया है, जो जिसने सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से सहन करी है चीजें, उसी को बोलने दिया जाएगा। तो हम कहेंगे लेट स्पीक, उसको बोलने दिया जाए। बात समझ आई। तो ये सारा क्या है, हमारा प्रोनाउन है। आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। तो आज का ये टॉपिक क्या है, ये भाई साहब ऐसा है, ये अवॉइड करता है रिपीटेशन किसका, नाउन का, ताकि नाउन को बार बार ना लिखना पड़े, उसी के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन। तो आगे बढ़ जाते हैं, छोटी सी कहानी। अब यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली वो सारी चीजें जो आपके आसपास की होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हम तीन पर्सन को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और हमारे पास थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन हम उसको कहते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है वैसे बोलने वाले को, कि मैं बोलता हूं तो मैं क्या हूं, मैं स्पीकर हूँ। सेकंड पर्सन उसको कहा जाता है जो सामने खड़ा होगा, सुन रहा होगा, लिसनर को कहा जाता है, ठीक है, सुनने वाले को कहा जाता है। और जिसकी बात होगी या जिसकी हम चुगली करते हैं आमतौर पर, जिसकी बात होगी उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये तीन पर्सन हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। और वो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ अभी, फर्स्ट पर्सन हूँगा। और आप सुनते हैं तो आप क्या हो, सेकंड पर्सन हो। और जिसकी बात अगर हम कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, मालूम है यहाँ बात कर रहा होता नरेंद्र मोदी जी की, तो मैं कह रहा होता कि वो क्या है, थर्ड पर्सन इस सेंटेंस के हिसाब, कि वो अच्छे हैं बुरे, ये सारी बातें अगर हम कर रहे होते तो हम कहते कि ये क्या है, उनकी थर्ड पर्सन की बात है। अब समझो कहानी क्या है। अब यहाँ क्या क्या दिखेगा, एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पहले वो समझो। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, पहली चीज। दूसरा क्या है, एक हमारे पास होती है वर्ब। एक तीसरा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक तरीके से काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट।
वर्ब क्या होती है? ये एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट कर रहा होता है वो एक्शन, उसको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। और जिसके ऊपर आप करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कर्म कहा जाता है। तो कर्ता जो है ये क्रिया करता है, किसके ऊपर करता है? कर्म के ऊपर, उसको कहा जाता है। एक तरीके का ये अरेंजमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट को करने वाला ये सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो वर्ब के बाद रहेगा। और पोजेसिव केस, पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना, ओनरशिप बताना किसी चीज के साथ, है ना। तो अधिकार बताने के लिए हम यूज करेंगे किन्हीं शब्दों को, जैसे वो आपका है, तुम्हारा है, मेरा है, ये सारी बातें क्या है? ओनरशिप दिखाने वाली चीजें हैं। ऐसे ही देखो, ये अगर आप देखोगे तो हमें बात करनी है भाई फर्स्ट पर्सन में भी क्या होगा। और ये सब्जेक्ट हमारा दोनों तरीके का हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है काम करने वाला, हमारे पास एक पर्सन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में मैंने कहा जैसे आपको, एक हमारे पास हो सकता है सिंगुलर, एक हो सकता है हमारे पास प्लूरल। और हमने बात करी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला, स्पीकर होता है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पर्सन भी हो सकता है, यहाँ भी हम बात करेंगे एक सिंगुलर की, और एक बात करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट की। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, यहाँ भी हम बात कर रहे होंगे किसकी? एक में हम बात करेंगे सिंगुलर की, और एक में हम बात करेंगे प्लूरल शब्दों की। ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के बारे में और ऐसी ही सारी चीजें हम आगे देख रहे होंगे। समझो अब कहानी क्या है। यहाँ अगर हम बात करें क्या, सिंगुलर में जो हमारा सब्जेक्ट होता है यहाँ होगा आई, मैं, या फिर हम कहेंगे वी। ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूं, जैसे सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला होता है। और सुनेगा कौन? जो सामने होगा। और सामने कौन होता है? तो सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही शब्द का हम यूज करते हैं, और वो क्या है? यू। है ना। एक पर्सन होगा तब भी हम कहते हैं यू आर वेलकम, और ज्यादा पर्सन होते हैं तब भी हम क्या कहते हैं? यू आर वेलकम। तो सारी बातें क्या है, हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा यू यूज किया जाता है, और यू के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। ये भी आप बात ध्यान रखना। पर यहाँ सिंगुलर में आप क्या क्या देखोगे? यहाँ आप देख सकते हो ही, आप देख सकते हो शी, और या आप देख सकते हो इट। इसके अलावा एनी नेम, किसी का नाम भी आप देख सकते हो, राम श्याम सोहन, वो थर्ड पर्सन है। अगर प्लूरल में मैं बात करूँ, आप यहाँ सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही चीज देखोगे, और वो क्या है? दे। ठीक है। फिर अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, आई के लिए हमारे ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है मी। वी के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस। यू के लिए हमारा ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही के लिए हमारे ऑब्जेक्ट में हो जाता है हिम। शी के लिए हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हो जाता है हर। इट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। एनी नेम के लिए अगर वो मेल है तो हिम हो जाएगा, अगर वो फीमेल है तो हर हो जाएगा, या फिर किसी इट कोई चीज है तो इट हो जाएगा, एनिमल है। प्लूरल के लिए हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं देम। ठीक है। अब समझो कहानी, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो पोजेसिव वर्ड लिखे हो। पोजेसिव में मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऑनरशिप बताते हैं, अधिकार बताते हैं। अब अधिकार बताने के लिए आप दो शब्दों का यूज कर सकते हैं, माई का यूज कर सकते हैं, या फिर माइन का यूज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इनके बारे में। फिर आप अधिकार बताने के लिए यहाँ हमारे अधिकार के लिए आर यूज कर सकते हो, आर्स यूज कर सकते हो। यू में हम यूज कर सकते हैं, यूअर यूज कर सकते हैं, या फिर योर्स यूज कर सकते हैं। देखेंगे फिर वो कौन क्या होता है। हिम या ही की बात है तो आप हिज यूज करेंगे, और दोनों केसेस में हिज ही यूज किया जाता है। देखेंगे क्या है। हर में क्या होता है? एक हर होता है, और हर्ष भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही इट्स यूज किया जाता है, यहाँ कुछ यूज नहीं होता। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? थर्ड पर्सन नाम के लिए अब अगर राम है तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। और मान लो कोई फीमेल है तो हर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके एनिमल्स है तो इट्स हो जाएगा। दे के लिए जो होता है हमारा देयर होता है, और एक होता है देयर्स। ये सारे शब्द यूज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज के साथ पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करके आप बता सकते हैं सारी कहानी। ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन है। टेबल में मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्यों इसका देखो यूजेस क्या है इसके। ये इसलिए काम हमारे आएगा कि अगर मैं कह रहा हूं आपको मुझे सब्जेक्ट चाहिए फर्स्ट पर्सन का, और वो भी सिंगुलर में चाहिए, तो सिंगुलर में क्या यूज करोगे आप कहोगे आई। अगर मैं कहूं कि यहाँ इस सेंटेंस में इस चीज के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आप क्या यूज करोगे? मी यूज करोगे आई के लिए। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ कहा कि यू, यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। बात करेंगे कि क्या ये माई कहाँ यूज होता है और माइन कहाँ यूज होता है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कशन हमारा होगा। तो अभी आपको क्या करना है? ये पूरी टेबल जो है आपको देखनी है कि क्या है इसकी कहानी। सब्जेक्ट ऐसे के ऐसे बिल्कुल बनाना है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, फर्स्ट सिंगुलर,
और प्लूरल उसी तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। चलो एक बार आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस में क्या है, आई लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, यू लिखा हुआ सेकंड पर्सन, ही लिखा हुआ थर्ड पर्सन। तो आप देखोगे इन सेंटेंसेस के अंदर तीनों पर्सन हमने यूज करे। और अभी हमने बात करी कि आई फर्स्ट पर्सन है, यू फर्स्ट पर्सन है, और ही हमारा सेकंड पर्सन है, और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। और इन पर्सन को क्या कर दिया गया है, इनका ऑर्डर जो है चेंज कर दिया गया है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जहां सेकंड पर्सन आना चाहिए वहां ही लिख दिया हो थर्ड पर्सन, हो सकता है कि जहां यू आना चाहिए वहां फर्स्ट पर्सन लिख दिया हो। तो इन सारे को हमें अरेंज करना होता है। और अरेंज कैसे करेंगे समझो, ये सारा डिपेंड करता है कहाँ, सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस आपका डिसाइड करता है सारी बातें। अगर आपका सेंटेंस कैसा है, अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जो ऐसी सेंस दे रहा है जिसको हम कहेंगे कोई जनरल स्टेटमेंट है, एक तरीके से जनरल स्टेटमेंट का मतलब कि आमतौर पे ऐसा ही होता है, नॉर्मल सी बात है। या फिर किसी को प्रेज करा गया हो, कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो, अगर ऐसी चीजें होंगी तो उस केस में जो पर्सन है हमारे, तो इस सेंटेंस में हमें पर्सन्स का ऑर्डर देखना होता है कि ये पर्सन्स जो है हमारे, और ध्यान रखना ये पर्सन कैसे होने चाहिए, सारे के सारे सिंगुलर होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि सारे के सारे क्या हों, सिंगुलर उस सेंटेंस के अंदर हों। तो ये पर्सन अगर सिंगुलर होंगे तो इनका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर हम यूज करते हैं क्या, उसमें ध्यान रखना ये ऑर्डर हमारा रहेगा 3 1, इसी सीक्वेंस में रहेगा। मतलब ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो सकता है। कि मान लो यहाँ अगर सेकंड पर्सन ना हो तो फिर ये 3 और 1 रह जाएगा। मान लो यहाँ क्या होता है कि भाई फर्स्ट पर्सन नहीं होता तो हम यूज करते 2 3। अगर मान लो थर्ड पर्सन ना हो तो फिर क्या करेंगे 2 1। तो ये ऑर्डर इसी सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। तो अगर इन सारी बातों में जनरल स्टेटमेंट है, वो जनरल आमतौर पे ऐसा ही होता है। कॉम्प्लीमेंट की बात हो, प्रेज करा गया हो किसी, ऐसे केस में फिर हम पर्सन का ऑर्डर क्या कर देते हैं, 2 3 1 रहता है, 231। तो आपको देखना है सेंटेंस कैसा है। दूसरी बात, अगर इसी सेंटेंस में ये सेंस कैसी दे रहा है, नॉर्मल सेंस, अगर ये सेंस कैसी देने लगे, ध्यान रखना तीनों के तीनों पर्सन क्या होने चाहिए, सिंगुलर ही होने चाहिए। तभी ये सेंस क्या हो जाए कि ऐसा बिल्कुल जो आमतौर पे नहीं होता है, ऐसा कोई भी काम जो एक तरीके से किसी को बुरा कहा गया हो उसके अंदर, या कोई काम आमतौर पे जो नहीं करना चाहिए, ऐसा समझिए, है ना, जो नहीं करना चाहिए हमें ऐसे केस में, तब ये पर्सन्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। समझो कहानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन। ऐसा हम करते क्यों है समझो, ये तो रटने वाली बात है। मान लो अब क्या हुआ, सेंटेंस किसका प्रेज करने का है, कॉम्प्लीमेंट करने का। अब हम क्या है, सारे इंडियन है, तो हम क्या है, अच्छे काम का तो क्रेडिट लेने की बात होती है। तो जब अच्छे काम का हम क्रेडिट लेते हैं तो हम सबसे पहले कूद के आ जाएंगे कि भाई मैंने अच्छा करा है। जो सामने सुन रहा होगा वो कहेगा कि मैंने अच्छा करा है, तुमने अच्छा करा। फिर हम, और फिर अगर हम इंडियन होते तो हम कहते मैंने अच्छा करा है, फर्स्ट पर्सन को लेते। फिर कहते कि ये सामने मेरा भाई खड़ा है, इसने अच्छा करा है। फिर हम कहते कि उसने भी अच्छा करा था, रोहित ने, थर्ड पर्सन ने। पर देखो, ये अंग्रेज ये कहते हैं, इंग्लिश ये कहती है कि सबसे पहले अच्छे काम का क्रेडिट आप दोगे सामने वाले को, सेकंड पर्सन को, फिर आप दोगे थर्ड पर्सन को, और एंड में आपको लेना होता है। तो क्रेडिट लेने की बात है तो पर्सन का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 3 1 रहेगा। पर जहां बुरी बात हो, कोई कांड हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जो नहीं करनी थी आमतौर पे, तो फिर इस कांड के लिए हमें बोलना पड़ेगा सॉरी। तो सॉरी सबसे पहले आप बोलोगे, जो बिल्कुल वहीं खड़े हो, फर्स्ट पर्सन बोलेगा। फिर सेकंड पर्सन से कहोगे भाई तू भी बोल सॉरी, और फिर थर्ड पर्सन को हम बुलाएंगे कि भाई तू भी सॉरी बोल, हमने तो बोल दिया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे और सेंटेंस हमें बताएगा। पर अगर ये सारे के सारे सेंटेंस क्या हो, ध्यान रखना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तीन पर्सन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, फिर ध्यान रखना। पर अगर सेंटेंस के अंदर, अब ये सेंस की अगर मैं बात करूं, है ना, ये आपका सेंस कैसा भी हो सकता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है सेंस, कॉम्प्लीमेंट वाला भी, या फिर ये आपका सेंस कैसा हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से बुरा भी हो सकता है। पर अगर आपके पर्सन्स जो है सारे के सारे क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, अगर जैसे ही ये सारे के सारे प्लूरल हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं देखना है ना, पर्सन्स में से एक भी प्लूरल हो जाए तब भी, तो पर्सन्स का ऑर्डर हमेशा 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस में रहेगा। तो फिर आपको देखना ही नहीं है कुछ भी, फिर 1 2 3 ही रहता है। अब देखो सारे सेंटेंसेस को क्या कहानी है, उनको ठीक करने की कोशिश हम करते हैं। देखो अब आप,
यहाँ लिख रहा है कि आई यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी, और मूवी देखना क्या है, बुरी बात है अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो कोई बुरी बात नहीं है तो फिर ठीक करने के लिए क्या कहेंगे? तो पर्सन हो गई, जनरल स्टेटमेंट होगी, आमतौर पे ऐसा है, ठीक बात है। तो पर्सन का ऑर्डर 2 3 1 रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू, 3 लिखेंगे, फिर ही आएगा और लास्ट में चला जाएगा हमारा आई, फर्स्ट पर्सन, है ना? 2 3 1 जो है पर्सन का ऑर्डर हमारा हो जाएगा, ठीक है। रोहित आई रोहित आई एंड यू आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर, ध्यान रखना एक चीज कि कभी कभी बिग ब्लंडर एक शब्द लिख देता है आपके सामने। ध्यान रखना, बिग ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर अपने आप में बिग होती है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, बिग ब्लंडर को रिप्लेस करके आप यूज कर सकते हो बिग मिस्टेक, वो ठीक हो सकता है। या बिग मिस्टेक को ही हम क्या कहते हैं, ब्लंडर कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लंडर के साथ कभी भी बिग शब्द का यूज नहीं होता, बिग मिस्टेक हो सकता है, बिग ब्लंडर नहीं होता। रोहित आई एंड यू आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। अब देखो ये क्या हो गया, गलती हो गई, और गलती के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी मांगना पड़ेगा। और सॉरी कैसे मांगेंगे, 1 2 3, पहले कौन बोलेगा, मैं, फिर पकड़ के लाऊंगा सेकंड पर्सन को, लास्ट में कौन बोलेगा, रोहित बोलेगा, ठीक है। सी आई एंड यू वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड क्या है, मेहनत करना, तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात क्या है, एक तरीके से भाई जनरलाइज स्टेटमेंट है, करना चाहिए सबको, है ना, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं आप एक तरीके से, मेहनत करना अच्छी बात है। तो हम ऐसे में क्या कहेंगे, तो पर्सन का ऑर्डर क्या रहता है, 2 3 एंड 1, है ना, 231। दे, वी एंड यू, और दे आ गया तो मैंने कहा अगर प्लूरल हो गए आपके, पर्सन्स क्या हो जाए, प्लूरल हो गए, फिर तो सोचना ही नहीं कुछ भी, फिर क्या कर देना, 1 2 3, 1 2 3 के लिए क्या करेंगे, वी, 2 के लिए यू, और थर्ड के लिए क्या करेंगे, दे। दे आई एंड यू एक्टेड स्मार्टली, तो फिर दे आ गया तो कुछ देखना ही नहीं है। आई यू एंड दे एक्टेड स्मार्टली, तो 1 2 3 ऑर्डर रहेगा, ध्यान आई बात। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, सारी बातें, ठीक है, ढंग से बनाने हैं भाई नोट्स। और जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं सारी चीजें आपके एग्जाम की पूछी गई होंगी, कहीं ना कहीं उनका लॉजिक आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं, और आगे इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे इससे पहले, ये पढ़ाने से पहले समझो ये कहानी। मैंने नाउन में जब आपको पढ़ाया था, क्या मैंने कहा था कि एक शब्द होता है एपोस्ट्रोफी और एक होता है, ये तब लगाते हैं, जैसे मैंने कहा राम्स हाउस, कि घर किसका है, राम का घर है, तो राम का अधिकार बताने के लिए ये तब लगाते हैं, जैसे हमने लिखा था वहां लेग ऑफ टेबल। तो टेबल क्या है यहाँ, नॉन लिविंग चीज, नॉन लिविंग है। और राम क्या है, हमारा लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग का अगर आप अधिकार बताते हैं, लिविंग थिंग का जब आप अधिकार बताते हैं किसी चीज पे, तो हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो हिंदी में ये बताते हैं काके की, है ना, दोनों ही काके की बताते हैं, ये भी काके की, राम का, रोहन का, सुमन का, ये सारा क्या है, काके की बताता है। ऐसे ही ऑफ भी हमारा क्या है, काके की बताता है। पर वो किसके लिए, जो टेबल है, ओनर है हमारा, वो कौन है, नॉन लिविंग है, इसलिए ऑफ लगता है। यहाँ हमारा ओनर कौन है, राम है, और राम क्या है, लिविंग थिंग है, इसलिए उसके साथ अपोस्ट्रोफी। पर कहानी कहाँ चेंज हो जाती है, समझो जरा, कहानी एक जगह आकर चेंज होती है। एक आपने देखा होगा इट्स ऐसे वाला, और एक आपने देखा होगा इट्स ऐसे वाला। अब इन दोनों में क्या है, होना तो चाहिए कायदे से कि अपोस्ट्रोफी ऐसी ही तो बताता है काके की, पर यहाँ इट्स के केस में भी ऐसे ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस इट का मतलब हो सकता है इट इज, इट वॉज, या इट हैज में से कुछ भी, जो भी लिखा है उस हिसाब से। पर इट्स का मतलब होता है ये वाले, जो इट्स है विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला, इसका मतलब होता है पोजेशन, अधिकार बताने के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब देखो यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन्हीं पे हम कहानी शुरू करते हैं। फिर ध्यान रखना कि इट इज ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे माई ड्यूटी टू टीच वेल, और ये चीजें मैं आपको नाउन में सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इट इज या इट वॉज, है ना, वॉज कहूंगा तो पहले थी, है ना, इस तरीके से। ब्लैंक इज रेनिंग, तो हम कहेंगे इट इज रेनिंग। अगर इस सेंटेंस में आप देखोगे तो इट का यूज क्या हुआ है, देखो बारिश तो बादलों ने करनी है, सब्जेक्ट तो बादल होना चाहिए कि बादल बरस रहे हैं, पर हम कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो इट जो है आपका एक तरीके से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन देने के लिए भी क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन जाता है, या मैं कहूँ डमी सब्जेक्ट बन जाता है एक तरीके से। डमी आपने देखा होगा, डमी सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है हमारा इट इज रेनिंग। इट इज 7 o'clock, तो अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो हम कहते हैं इट इज 7 o'clock। तो टाइम बताने के केस में भी है, आपसे कहा जाता है कि अगर कोई पूछे व्हाट्स द टाइम,
तो हम क्या कहेंगे, इट इज 7 o'clock, 7 बजे हुए हैं, ठीक है। इट इज गेटिंग डार्क, तो देखो अंधेरा हो रहा है, ये भी क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ कि अंधेरा हो रहा है। ब्लैंक देखोगे, इज समर नाउ, तो समर का मतलब क्या है, वेदर। तो जहां हमें वेदर बताना होता है तो भी हम यूज करते हैं इट इज वेदर नाउ, ठीक है। समर नाउ एक तरीके वेदर नाउ कह रहा हूँ, समर नाउ। ब्लैंक इज 7th of March, 7th of March का मतलब है कि ये क्या लिखा हुआ, डेट लिखी हुई है। जून क्या लिखा हुआ, मंथ लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, 2023 ईयर लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे इट इज 7th of March। डेट मंथ ईयर ये सारे क्या हैं, इट बताने वाले शब्द हैं। कि अगर आपको डेट बताना है तो भी इट लगा के कहेंगे, मंथ बताना है तो भी आप इट लगा के कह सकते हैं, और कोई साल अगर बताना है तो भी हम इट लगा के कह सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ इट इज ओके, है ना, इट इज ओके। पहले तो ओके की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब होता है ऑल करेक्ट, सब ठीक ठाक, तभी हम ओके ओके कहते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, ये भी इंट्रोडक्शन में भाई किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, इट्स ओके, हम कह देते हैं कि ठीक ठाक है, सारी बात ठीक है। आई बोट अ ड्रेस ब्लैंक वॉज जो है ब्यूटीफुल, तो हम कहेंगे इट वॉज ब्यूटीफुल। क्यों कहेंगे, ये ड्रेस क्या है, सिंगुलर है पहली चीज, और सिंगुलर के साथ साथ क्या है, नॉन लिविंग। तो सिंगुलर और नॉन लिविंग काउंटेबल के साथ हम यूज करते हैं क्या, इट। आई बोट 2 ड्रेसेस, अब दो होगी तो ध्यान रखना, इट का जो हमारा प्लूरल होता है, अगर इट के लिए हमें प्लूरल फॉर्म चाहिए तो हम यूज करते हैं दे। तो 2 ड्रेसेस होगी तो हम उसके लिए यूज करेंगे दे वर ब्यूटीफुल, वो दोनों की दोनों क्या थी, ब्यूटीफुल थी। शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग ब्लैंक टू द चाइल्ड, तो शेक द मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर नॉन लिविंग होने की वजह से इसके लिए हम यूज करेंगे इट टू द, है ना। इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए तो गिविंग इट टू द चाइल्ड, कि इसको बच्चे को देने से पहले क्या करें, शेक प्रॉपरली। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग, देखो अब यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम कहेंगे मेकिंग इट, इसको, इसको ऐसा बनाता है ऑल टुगेदर रिप्रेजेंटेबल वॉल्यूम, ठीक है। तो मेकिंग के बाद क्या होगा आपका, वर्ब के बाद एक तरीके से आप कहिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ बुक लिखा हुआ है, बुक क्या है मेरा, सिंगुलर है, नॉन लिविंग है, उसके लिए हम यूज करते हैं काउंटेबल है, इट का। बात समझ आई, तो इट के काफी सारे यूजेज हैं, ध्यान रखना, आप सारे सेंटेंसेज को नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, और हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ये चीजें पढ़ा के फिर हम क्लास का एंड करेंगे, अगली बाकी सारे क्लासेस में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, काफी सारी चीजें हैं भाई, अब आप एग्जाम में कैसे चीजों को लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और कुछ चीजें मैं बता भी चुका हूँ आपको, कौन सी किताबें, इंग्लिश के बारे में भी हम बात करेंगे ढंग से कि किसी दिन की उसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, सारी चीजें आपको। अगर आप अभी जो सीपीयू आया है, अच्छी खासी वैकेंसी, उसमें 4,000 वैकेंसी आई है, तो उसको कैसे लेना है, आपको क्या क्या करना चाहिए, उस पर कभी एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, जिसपे आपको सारे क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। इंग्लिश में स्कोर सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखोगे 250 नंबर का तो वहाँ इंग्लिश ही है। अगर आप प्री में बैठे हो 50 नंबर देखोगे वहां, और जब आप देखोगे मेंस में तो वहाँ 200 नंबर का अलग से आपसे पूछा जाता है, कैसे उसको अप्रोच करना है उस पर बात करेंगे फिर। चलो, अब इन सारे सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। इट इज मी हु रोट दिस बुक, तो देखो ध्यान रखना, पहली चीज तो यहाँ क्या है भाई, किताब लिखी होगी सब्जेक्ट ने, है ना, कि कोई किसने लिखी, मैंने लिखी, तो ध्यान रखना इट के बाद, इसके इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, इट के बाद बी का कोई भी फॉर्म लिखा हो, बी का फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, बोज, वर, ये सारे बी के फॉर्म होते हैं। तो इट का बाद अगर बी का फॉर्म लिखा हुआ है समझो, तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, मैं पीछे दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ एक टेबल बनाई थी, ये सब्जेक्ट वाली, सिर्फ यही टेबल, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ सकता है, ना तो इसमें से कुछ आएगा ना इसमें से कुछ आएगा। तो हमने बात करी सब्जेक्टिव केस आ सकता है, तो सब्जेक्टिव केस में देखो मी लिखा हुआ, मी तो ऑब्जेक्ट वाली टेबल में था, हम कहेंगे इट इज आई हु रोट दिस बुक। और एक और सेंटेंस आप लिख सकते हो, जैसे इट इज आई, अभी हमने कहा हु इज, आर या एम, रेस्पॉन्सिबल, एक सेंटेंस और आप लिखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, किस गलती के लिए क्या है, मैं ही जिम्मेदार हूं, ऐसा समझो। अब कहानी क्या है, इस ये जो हु लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे आगे, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे, इट इज आई, मैं हूं, ऐसा। और जो रिस्पॉन्सिबल है इस मिस्टेक के लिए, उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के हु ने एक तरीके से रिलेट कर दिया है।
अब समझो, यहाँ तो आप देखोगे इट इज आई और यहाँ लिखा था रोड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा था। तो सब्जेक्ट कुछ भी रहे, आई रहे तो भी हम वेंट कहेंगे, दे रहे तो भी हम वेंट कहेंगे, और ही होता तो भी वेंट कहते हैं, है ना। चेंज कहाँ होते हैं, जब प्रेजेंट फॉर्म आती है। तो ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका सब्जेक्ट आई है तो हु से जस्ट पहले, अभी हमने बात करी कि इट के बाद बी की फॉर्म होगी तो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव। तो ये हु से पहले जो भी सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग हु के बाद की वर्ब होती है। तो आई के साथ क्या होता है, एम। तो ये दोनों बातें क्या है आपकी, गलत हो जाएंगे, हम एम यूज करेंगे। मान लो यहाँ लिखा होता इट इज ही, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, फिर इज आपका सही हो जाता। बात समझ आई। अगर मान लो लिखा होता इट वर दे, ऐसा लिखा होता तो हम यहाँ आर ही यूज करते। बात समझ आई। तो यहाँ से क्या निकल के आया भाई, सारी कहानी ध्यान रखना है, ये आगे का जो सब्जेक्ट है उसी पे डिपेंड करता है पीछे की वर्ब। यहाँ सेकंड फॉर्म होने की वजह से सेकंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ आ सकता है, इसलिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पर ये सेंटेंस भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑल ऑफ ब्लैंक विल कम, आपने कहा होगा अस। तो अस क्यों होता है, समझो जरा आप कहानी। तो यहाँ अगर आप देखोगे ऑफ, इसको कहा जाता है प्रिपोजिशन। और प्रिपोजिशन अगर सेंटेंस के अंदर है उसके बाद ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट वाली टेबल ही आ सकते और कुछ नहीं, और वी हमारा सब्जेक्ट होता है, अस हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसलिए ऑफ प्रिपोजिशन होने की वजह से प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए अस यूज किया गया। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एंड बिटवीन, है ना। अब देखो बिटवीन भी क्या है, बिटवीन भी मेरा एक प्रीपोजिशन होने की वजह से, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन होने की वजह से उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस तो ही नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है, हिम होता है। वैसे ही सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो हिम और हर हमारा क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। ही इज लाइक मी, लाइक और अनलाइक के बाद क्या होता है, लाइक सेंटेंस के अंदर हो या अनलाइक सेंटेंस के अंदर हो, उसके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इट इज, ही इज लाइक मी मेरे जैसा, यू आर लाइक अनलाइक मी, है ना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ो। लेट, लेट अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है उसके बाद हमेशा दिखेगा तुम्हें क्या, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तभी हम कहते हैं लेट हिम गो, तो लेट हिम गो हम कहेंगे, लेट ही गो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ऑल बट, है ना, सारे के सारे हैव कम, तो हम क्या कहेंगे, ऑल बट हर जो है इसमें यूज किया जाता है, ऑल बट हर ना। एक तरीके से ऑल बट हर नहीं, हम यहाँ सी का यूज करते हैं, ऑल बट सी, बाकी के सारे आ गए पर वो नहीं आए, ठीक है। यू आर बेटर देन, अब समझो कहानी, जब भी कंपेयर हम करते हैं किसी चीज में, कंपैरिजन जब भी होता है दोनों चीजों का सेम होनी चाहिए। अगर इस तरफ आपने सब्जेक्ट लिया है तो दूसरी तरफ भी हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। वैसे ही जब कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट का, तो इस तरफ भी क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट का ही यूज किया जाता है। तो हम ऐसे में क्या यूज करेंगे, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। जैसे यू आर बेटर देन, वर्ब से इधर की तरफ होता है सब्जेक्ट और उधर की तरफ क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पर यहाँ देखोगे तो हम कह रहे हैं यू, तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो यू आर बेटर देन आई, मी नहीं होता, ध्यान रखना। आई लव हिम, तो ये क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन, एज मच एज हर हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ शी नहीं होगा भाई, यहाँ क्या होगा, हर होगा, ध्यान रखना, ऑल बट के बाद आता है हर, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे सारी चीजें जिसको हम कह रहे हैं पॉजेसिव केस, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए राम राम, पढ़ते रहिए सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट को ढंग से करते रहिए। चलो, बाकी सिलेबस इसी तरीके से धीरे धीरे मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।